दोस्तों, क्या आपने कभी बीच रास्ते में किसी भूत को देखा है? जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है ना। सब लोग भूत प्रेत जैसी चीज को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। लोगों का कहना होता है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक चीज है, लेकिन भूतों की बस्ती में एक ऐसा नमूना भी आएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। एक ऐसा हैवान जिसके नाम से ही लोग पूरी तरह से कांप उठते थे। तो आइए जानते इस कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, रात काफी हो चुकी थी और उस गहरी और ठंडी रात में मैं अपने कदमों के सहारे से जंगल को पार कर रहा था। वैसे तो मैं इस जंगल को कभी भी पार कर लिया करता था, लेकिन आज पहली बार था जब मैं रात में इस जंगल में अपने कदम पटक रहा था। सच कहूं तो मुझे कदम कदम के ऊपर अजीबोगरीब एहसास हो रहे थे, लेकिन रात दिन के काम के चलते मैं इस जंगल से डरता नहीं था। ऐसे में मैं बड़ी सरलता के साथ अपने सफर को अंजाम देता गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से मेरा नाम लेकर पुकारा, अरे चुन्नीलाल। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो मुझे वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन ये पहला अनुभव था जो मुझे इतना डरावना महसूस हुआ था। इसे महसूस करके मुझे अंदर से थोड़ी बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, मगर फिर मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया और वापस से अपना रास्ता नापने लगा। अभी भी मुझे डर था कि कहीं फिर से कोई इस तरह की चीज मेरे रास्ते में दस्तक ना दे दे, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। मैं काफी सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी थी जिसको मैंने थोड़ी देर पहले सुना था। दोस्तों, माहौल एकदम नॉर्मल लग रहा था और तभी मेरी नजर एक नल पर पड़ी। असल में प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। हालांकि ठंड का मौसम होने के बावजूद भी मुझे पानी की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं जल्दी से नल के पास जाने लगा। पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली वहां पानी पी रही हो। इस आवाज को सुनकर मैंने अपने कदमों को वहीं रोक लिया, क्योंकि उसके अलावा यहाँ जंगल में कोई भयानक जानवर भी हो सकता था और मुझे किसी जंगली जानवर से अपनी जान नहीं गंवानी थी। लिहाजा मैं उस नल से थोड़े दूर खड़ा होकर यही इंतजार करने लगा कि ये जंगली जानवर यहाँ से निकल जाए और फिर मैं भी पानी पीकर अपना रास्ता नापने लगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि फिर से मुझे एक आवाज सुनाई दी, अरे चुन्नीलाल, तूने तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब ये सुनते मैं पीछे पलट गया, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि फिर से मुझे कोई नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि कोई गांव का ये आदमी मेरे से मजे ले रहा है, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो कोई आदमी मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे मैं इस चीज को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने इस आवाज के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। मुझे मालूम था कि आखिर में ये थक हार कर मेरे सामने आ ही जाएगा, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना सही नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वहां जो जंगली जानवर पानी पी रहा था, शायद वो वहां से निकल गया था। तो ऐसे में मैं भी उस नल की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं जैसे उस नल के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे थे। दरअसल मैंने देखा कि एक शेर की तरह दिखने वाला जानवर था जो बहुत ही डरावना लग रहा था। शायद वो कोई भेड़िया भी हो सकता था। अंधेरे में मुझे साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दांत बहुत ही डरावने थे। हालांकि उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैंने बहुत ही हल्के कदमों से अपने आप को पीछे हटा लिया, पर जैसे जैसे मैं पीछे हटता जा रहा था तो वैसे वैसे डर का एहसास और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने इस वक्त अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। मैं यही देखना चाहता था कि ये जंगली जानवर आखिर यहाँ से कब निकलेगा और मुझे भी अपना रास्ता मापने का टाइम कब मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इस हालत में अपने रास्ते पर चलने लगता तो मेरे कदमों की आहट इस जानवर तक चली जाती और शायद उसके बाद मेरी जिंदगी आखिरी वक्त में बीत रही होती। इसलिए मैं बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहता था। ऊपर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आवाज देने वाला वो शख्स अब कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा, वरना इस तरह के जंगल में अगर किसी को जंगली जानवर दिख जाता है तो वो सीधा भागकर मुझसे चिपक जाता। थोड़ी देर तक वहां पर रहने के बाद मैंने धीरे धीरे वहां से सरकना शुरू कर दिया। मैं किसी भी हालत में इस स्थान से निकलकर अपनी जान बचाना चाहता था और फिर सही टाइम पर मैंने अपने रास्ते को पकड़ लिया। लगभग 15 से 20 मिनट तक तो
मैं बहुत ही हल्के हल्के कदमों से उस रास्ते पर चला, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी रफ्तार को अंजाम दिया तो फिर मैं रुका नहीं। मुझे लगा कि अब तो मैं खतरों के मंजर से बाहर निकल गया हूं, लेकिन आज पहली बारी मैंने रात में इस जंगल में अपना कदम पटका था, इसलिए मैं इस जंगल के हर कोने से रूबरू नहीं था। हालांकि मैं बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर एक बार किसी ने मुझे मेरा ही नाम लेकर पुकार दिया। अब की बार मुझे समझने में टाइम नहीं लगा कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना होता था कि एक काली बिल्ली जंगल में रहती है जो लोगों का नाम लेकर पुकारती है। कहते हैं अगर कोई भी उस बिल्ली को मुड़कर देख लेता है तो फिर उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। उसका अंजाम इतना ज्यादा भयानक होता है कि कोई अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये सारी घटनाएं हमारे पूर्वजों से चली हुई थी, यानी कि हर घटना के पीछे थोड़ा बहुत सच तो छिपा हुआ था। ऐसे में मुझे यही डर था कि कहीं इसी डरावनी दास्तां के चलते मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से पेश न आना पड़े। ऐसे में मैंने अपने कदमों की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया ताकि मैं किसी तरह से इस भयंकर जंगल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार मुझे मेरा नाम लेकर कोई पुकारता और बार बार इस बड़ी ही अजीब सी आवाज को सुनकर मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगती। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक बार मेरी नजर मेरे आसपास की आवाज पर गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही जोर की रफ्तार के साथ मेरे बगल में भाग रहा है। हालांकि उस आवाज को सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी नजर सिर्फ रोड के ऊपर बनाए रखी, क्योंकि इधर उधर नजर जाते ही मेरे ऊपर कोई भी खतरा मंडरा सकता था। आज पहली बार मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी भयानक माहौल से गुजर रहा था जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। यूं ही दौड़ते दौड़ते अचानक से वो सारी चीजें एकदम खामोश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ सामान्य हो चुका है और अब मेरी सांसें भी फूल गई थी। इसलिए मैंने अपनी रफ्तार को कम किया और सड़क के ऊपर ही नीचे बैठ गया। मैं नीचे बैठकर अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और इस हाथ के महसूस होते ही मेरा पूरा बदन कांप गया। मुझे यकीन था कि इतनी रात को इस भयानक से जंगल में कोई इंसान तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में मैंने भी धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की चाहत की, और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि ये मेरे गांव का रामलाल था। रामलाल को अपने सामने देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था और साथ ही मेरे दिमाग में पता नहीं कितने सारे सवाल खड़े हो गए कि मैं सोच भी नहीं सकता। फिर उसके बाद मैंने रामलाल की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरी बात सुनकर रामलाल ने मुस्कुराते बोला, अबे तू यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहा है? इस पर मैंने रामलाल को बताया कि मैं तो किसी काम को निपटाकर वापस गांव जा रहा हूँ। इस पर रामलाल ने भी मुझे यही बात बताई कि वो भी अपना काम निपटाकर गांव के लिए निकल रहा है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये थी कि अब हम दोनों एक साथ में हो गए थे। मैंने रामलाल को गुस्से से देखते बोला, तो इतनी देर से तूने ही मुझे परेशान किया हुआ था बे? इस पर रामलाल हंसने लगा। फिर मैं और रामलाल ने एक साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आज काफी दिनों के बाद रामलाल की मुलाकात मुझसे हुई थी। ऐसे में मैं और रामलाल इधर उधर की बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह बात करते करते मैंने रामलाल से पूछ लिया, अरे रामलाल एक बात बता यार, क्या सच में इस जंगल के आसपास का इलाका भूतिया है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इस जंगल में भूत रहते हैं। हाँ इतना तो मैं जानता हूँ कि इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा एक आम बात है, लेकिन क्या भूत प्रेत भी इस जंगल में दस्तक देना शुरू कर देते हैं? इस पर रामलाल ने मेरी तरफ देखते बोला, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता यार, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ भूत प्रेत तो रहते हैं। अभी हम दोनों इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि तभी रामलाल ने बोला, और भाई तू एक काम कर, तू थोड़ा जल्दी जल्दी चल। वो क्या है कि मुझे अपने घर के लिए लेट हो रहा है, शायद मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, और अगर मैं लेट पहुंचा तो आज मेरी खैर नहीं है। अब ये सुनते मैंने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया। अब हम दोनों रफ्तार से चलते हुए गांव के शमशान घाट के करीब पहुंचने लगे थे। गांव का शमशान घाट भी इस जंगल के अंदर मौजूद था, जहां हर इंसान की मौत के बाद एक चबूतरा बनवाया जाता था। जैसे ही हम लोग उस शमशान घाट के करीब पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि एक चीज ऐसी भी देखी गई जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी तबाह होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मैं अपनी मौत को दावत दे चुका हूँ। शुरुआत में जब मैं उस शमशान घाट को पार कर रहा था
तब तो सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उस शमशान घाट की तरफ देखना शुरू किया तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और फिर मेरी नज़र एक चबूतरे पर आकर टिक गई। पर जैसे मैंने उस चबूतरे पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ना शुरू किया तो मैं ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक बुरी तरह से कपकपा गया। मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं उसी टाइम पर डर के मारे वहीं नीचे गिर सकता था। मैंने धीरे धीरे रामलाल की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन अब रामलाल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। असल में वो चबूतरा रामलाल की मौत की याद में ही बनाया गया था। रामलाल को अपने सामने ना पाकर मैं सब कुछ समझ चुका था और उस चबूतरे को देखकर मैं इस वक्त सदमे में था। साथ ही मुझे अब याद आ गया था कि रामलाल की मौत को आज 4 साल बीत चुके हैं, तो ऐसे में रामलाल मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैं अपना सर पकड़कर अब तेजी से चलने लगा। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि रामलाल मुझे भी मौत के घाट उतारने का पूरा प्रयास करेगा, पर मैंने भी अपने कदमों की रफ्तार कम नहीं की और इतनी देर से जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, अब मैं समझ गया कि वो किस तरह से मुझे सुनाई दे रही थी। मेरी सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी। तभी मुझे पीछे से फिर से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। ये आवाज़ रामलाल की ही थी, लेकिन अब तक मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी भागना शुरू किया, पर जैसे जैसे मैं अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर रहा था तो वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई आदमी है जो मेरे ही कदमों की तरह तेज तेज दौड़ रहा है। शायद ये रामलाल इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला था। मैं मन ही मन भगवान को याद करके किसी तरह से यहाँ से निकलने की फिराक में था, लेकिन दूसरे पल रामलाल अचानक ही मुझे अपने सामने खड़ा दिखा। इस बार वो थोड़ा अजीब लग रहा था और उसका शरीर एकदम कड़क था और वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सड़क के बीच में खड़ा था। वो मुझे अपने सामने खड़ा नजर तो आ रहा था, लेकिन उस टाइम पर मैंने अपने कदमों को नहीं रोका और उसके बगल से निकल गया। और हैरान की बात तो ये थी कि उसने मुझे टच तक नहीं किया। इसका मतलब एक बात साफ थी कि मुझे किसी भी तरह से अपने रास्ते पर ही चलना है और किसी भी आसपास की चीज पर ध्यान नहीं देना है। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। भगवान का नाम जपकर किसी तरह से मैंने उस रास्ते को पार कर लिया और मैं गांव के करीब पहुंच गया। दोस्तों, शमशान घाट को पार करने के बाद जो मुझे सुकून मिला था, शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सुकून था। जो डर मेरे चेहरे से अब गायब हो रहा था, उस हिसाब से मुझे ऐसा एहसास हो रहा था मानो मैंने अपनी मौत को छू लिया था और फिर मैं वहां से वापस से अपनी जिंदगी में लौट कर आया हूँ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। आगे ही जब मैं अपने गांव के अंदर दस्तक देने लगा तो मुझे रामलाल के साथ साथ गांव के और भी बहुत सारे मरे हुए लोग एक साथ चबूतरे के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे थे और वो सभी एक साथ मुझे घूर रहे थे मानो वो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। मेरा कलेजा अंदर से इतने जोरों से धड़कने लगा मानो वो मेरी छाती को फाड़कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन मैंने भी अपनी कोशिश को अंजाम देना जारी रखा और किसी तरह से उनके बगल में पहुंच गया। पर अभी भी मुझे उनसे इतना भय लग रहा था कि मेरी पैंट गीली हो सकती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कांपते हुए कदमों से उस रास्ते को पार करने लगा। लगभग मैं उनके करीब से निकला था, पर उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर कोई कदम नहीं उठाया और वो चुपचाप वहीं के वहीं बैठे रहे। मैं भी अब बहुत ही शांति के साथ अपने घर के पास पहुंच गया, पर जैसे मुझे अपने घर का दरवाजा दिखा तो मैंने सरपट भागना शुरू कर दिया और जल्दी से भागते हुए घर के दरवाजे में घुस गया। मेरा डर अभी भी बना हुआ था और मेरा पूरा बदन डर के मारे थर थर कपकपा रहा था। मेरी हिम्मत भी मानो जवाब दे चुकी थी। जब मैं अपने घर में गया तो वहां मौजूद मेरे घर वालों ने मेरी यह हालत देखकर मुझे इसके पीछे का कारण पूछा तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो सभी बहुत ही बुरी तरह से डर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इस तरह की घटना भी हो सकती है। साथ ही रामलाल जो थोड़े दिन पहले जहर खाकर मौत के घाट उतर गया था, वो मेरे साथ इतनी देर टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन इन सब चीजों का डर मेरे चेहरे पर बना हुआ था। ऐसे में मेरे घर वालों को इस बात पर विश्वास करना पड़ा। अब तक मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे सीधा एक पंडित के पास लेकर पहुंच गए। पर अच्छी बात ये थी कि इतनी रात होने के बावजूद उस पंडित जी ने मेरा इलाज करना सही समझा। पंडित जी ने बताया कि रात को जब तुम उस रास्ते से निकल रहे थे तो तुम्हारा पुराना मित्र तुम्हें पहचान गया था। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो यहाँ नहीं होता, अब तक उसकी डेड बॉडी दफना दी गई होती। इस चीज को सुनकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि
उस दिन उस पंडित जी ने मेरा सही तरीके से इलाज कर दिया और इस वजह से अब कोई भी ऊपरी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट